बढ़ते हैं तो लीनियरिटी के बारे में पढ़ते कि लीनियरिटी का मतलब क्या है। अभी तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं थोड़ी देर के लिए कि जो आर है रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस क्या है, वो वोल्टेज और करंट का एक तरह से रेशो है, ठीक है। लीनियर है इसका मतलब है कि अगर 2 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी 2 टाइम्स से बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि अगर 4 वोल्ट है, मतलब ये बोल सकते हैं V = 4 है और करंट I = 2 है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय, मतलब ये बोल सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 ओम। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इस वोल्टेज में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर लीनियर रिलेशन है तो करंट में भी 2 टाइम्स होगा, करंट में मल्टीप्लाई 2 होगा तो V कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और करंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। लीनियर का मतलब क्या है, वोल्टेज में मल्टीप्लाई किया तो करंट में मल्टीप्लाई होगा। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज रेजिस्टेंस अभी भी कितना है 2 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदल रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू बदल रही है, बट वो वैल्यू किस तरीके से बदलनी चाहिए, वो लीनियरिटी को फॉलो करे। लीनियरिटी का मतलब है अगर 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स उधर भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो आप क्या बोलोगे नहीं। अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है तो आप क्या बोलोगे नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के रेशो पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और करंट बट इट डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। तो ये स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं, तो पूरा स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और करंट के रेशो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके नोट्स के लिए मैंने पूरा पूरा लिख दिया है। चलिए अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा और वहां से कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने ड्रॉ करी। थोड़ी देर के लिए मैं एक्सपेरिमेंट यहां पे कर देता हूं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पे किया, या चलो इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं, बाकी तो आपको पता ही होगा। तो सपोज करो ये आपका कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर यहां पे बना देते हैं सिंपली, ये आपका कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर। इस कंडक्टर का एक लेंथ होगा, इस कंडक्टर का क्या होगा, एक लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेडियस होगा, रेडियस r, ठीक है, क्योंकि ये इधर से क्या दिखता है, सिलेंड्रिकल, मतलब सर्कल दिखता है एक तरह का। मान लीजिए सपोज करिए ये मेरे पास मार्कर होता, ठीक है, एक मार्कर होता मेरे पास, ये पेन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, एक तरह का पेन है, और पेन है तो ये इस साइड से कैसा नजर आ रहा है मुझे, टॉप व्यू। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो ये मुझे, या आप साइड से देख रहे हो तो साइड व्यू देखें तो एक तरह का सर्कल है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कितना इसमें से, इस वाले एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो कि कितना होगा, ये होगा πr², क्योंकि सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा वही क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सर्कल नजर आ रहा है ना, कोई भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, सर्कुलर होगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, πr² है। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, मतलब लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखिए एरिया में कंफ्यूज मत हो जाना, 2πrl एरिया भी होता है, 2πrl भी एक एरिया होता है, बट वो नहीं लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझ गए ना, ये वाला एरिया, ठीक है, कि इस एरिया से कितना करंट आपका पास हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है कि लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया उससे क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करके अगर लिखूंगा मैं तो ये प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो L/A, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, ρL/A, ρL/A, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ρL/A। तो ये आपका रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो मैंने वोल्टेज और करंट की टर्म में बता दिया। ये है हमारा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर,
ज्योमेट्रिकल कंडक्टर का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। और रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का बना है। अगर ये एल्यूमिनियम का बना होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर का बना होगा, कॉपर का बना होगा, किस भी मटेरियल का बना होगा तो मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टिविटी चेंज होती रहेगी। और आप स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, बहुत सारे सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की अलग अलग पूरी लिस्ट बनी हुई रहेगी, या 11th-12th में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी के बारे में। तो और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट उन महान साइंटिस्ट जिसने ओम्स लॉ दिया उनके नाम पे रखा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। चलो ओम तो होगी, ओम को ओम होने से पहले, ठीक है, देखिए इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले मिल गए आपको रेजिस्टेंस के, एक तो V बाय आई की टर्म में, वोल्टेज और करंट की टर्म में, और दूसरा R इक्वल टू रो एल बाय ए की टर्म में, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इस रेजिस्टिविटी पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज करें जो रेजिस्टिविटी है ये ऐसा दिखे, रो इक्वल टू R ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट आपसे कोई पूछेगा रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। अभी लिख दूंगा। अब इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की तो कितनी होती, ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी। और ये एरिया है, एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और लेंथ क्या है, मीटर में होगी। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो असल में इसकी जो यूनिट होगी, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इसकी जो यूनिट होगी मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई सारे छोटे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसका एक और नाम लिख देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो है वो एडीसी वगैरह में स्टैटिक, डायनामिक रेजिस्टेंस और ये बहुत अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस पढ़ते हैं। अभी हमारे नेटवर्क के हिसाब से यही हमारे काम के हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं रो को, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस चीज से निकाल देना है। बहुत सारे जो जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन, बहुत सारी इस एग्जाम में डायरेक्टली रेजिस्टिविटी की यूनिट आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलिए कंडक्टिविटी भी आपको बता देता हूं, यहां पे लगे हाथ। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और वो होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। और इस कंडक्टिविटी का अगर हम लोग यूनिट देखें, है ना, यूनिट देखें तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो जाएगा यूनिट, और 1 अपॉन ओम को क्या बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेंस पर मीटर, ठीक है, सीमेंस पर मीटर। तो इसका भी आप ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ρ होता है, और इसकी यूनिट 1 अपॉन ओम मीटर, और इसको 1 अपॉन ओम को क्या बोलते हैं, सीमेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये क्या रहा आपका, ये रहा कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो लगभग हम लोगों ने सारे रिलेशन देख लिए यहां पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन वोल्टेज और करंट के फॉर्म में किस तरीके से होता है वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको मैं उठा के यहां ला देता हूं ताकि आपके नोट्स थोड़े से प्रॉपर बनेंगे, ठीक है। इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो इसको उठा के मैं इस साइड में ला देता हूं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। और इसको उठा के हम लोग यहां कर देते हैं। चलिए, तो अब क्या हुआ, आपको लीनियरिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। लीनियरिटी का मतलब क्या था वो मैंने बता दिया आपको। रेजिस्टेंस का लीनियरिटी से वोल्टेज और करंट के रेशियो पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वो बता दिया। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिया है जिसकी यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लिया है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए,
एक चीज छोटी सी और बता देता हूं, वैसे तो अभी ओम्स लॉ का जो पूरा जो डिस्कशन है रेजिस्टेंस का, अब रेजिस्टेंस का डिस्कशन चालू हो गया, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और भी पावर एनर्जी सबकी बात करेंगे। बट इस लेक्चर में एक लास्ट चीज बता देता हूं, टेम्परेचर इफेक्ट। कि टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है। देखिए आपको यहां पर जान के हैरानी होगी, एक होता है कंडक्टर, है ना, कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, है ना। जैसे हम लोग एक कॉपर वायर के ऊपर, जो ऊपर रबड़ होता है ना, अपने घरों में देखा होगा, वायर है, उस एक वायर होता है, उसको जब छिलते तो अंदर नजर आता है ना कॉपर का, ऊपर जो वो लेयर है, रबर की जो लेयर है, वो क्या है, असल में इंसुलेशन है ना। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, बाकी पावर सिस्टम वगैरह में बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इनको मैं एक ही हिस्से में लिख रख रहा हूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जानते होंगे थोड़ा बहुत आप। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की और रेजिस्टेंस की, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर की बात करूं तो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है इन केस ऑफ कंडक्टर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी अगर आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ना। और कैसे होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज, वैलेंस बैंड थ्योरी और पूरा आपने वो पढ़ा होगा ना, बैंड इधर से उधर जब शिफ्ट करते हैं, वैलेंस बैंड और ये सारा चीज, वो सब सेमीकंडक्टर में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक रिलेशन बता देता हूं आपको कंडक्टर के लिए, क्योंकि अभी हम लोग हमारा पूरा का पूरा फोकस कंडक्टर पे रहेगा, तो कंडक्टर के फॉर्म में बता देता हूं। सपोज करिए, कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं कि R1 रेजिस्टेंस है, सपोज करो 10 ओम का, और ये टेम्परेचर T1 है 25 सेंटीग्रेड पे, तो बताइए R2 रेजिस्टेंस कितना होगा जब मैं टेम्परेचर कर दूं 75 सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर एक कोफिशिएंट होता है, एक्सपांशन कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं अल्फा, उसकी भी वैल्यू गिवन होती है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में भी आए हुए हैं 2-3 बार क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद होगा जो आपने 12th में पढ़ा होगा, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। अभी मैं प्लस लगा रहा हूं क्योंकि मैं कंडक्टर के लिए बता रहा हूं, तो यहां पे प्लस माइनस आता है एक्चुअलिटी, क्योंकि आप इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए भी लगा सकते हो, बट अभी मैं कंडक्टर के लिए बता रहा हूं, इस वजह से प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर R2 निकालेंगे, R1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है T2, यहां पे बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T1, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे रखाएगा, इससे आप वैल्यू निकाल के ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए काम का है, क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1-2। तो टेम्परेचर की ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको चीजें नहीं जानना है कि ये क्यों हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज जब हो रहा है टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस, तो ये पूरा का पूरी थ्योरी आपको एडीसी में या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी जगह पे आपको पढ़ाया जाएगा, बट मेजोरिटी ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो आपको ज्यादातर ये ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वाले सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट की बात हो गई। तो एट दिस नोट हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा यूनिट 2 में फंडामेंटल एलिमेंट में ये सारा सोर्स और लोड वाला कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा, ओम्स लॉ के भी 2 वर्जन हम लोगों ने देख लिए, जो अलग अलग स्टूडेंट पढ़ते हैं। मेजरली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूला पे होता है, ठीक है, उसके बारे में देखा हम लोगों ने। और उन फॉर्मूले से रिलेटेड रेजिस्टेंस का V/I करंट और वोल्टेज के फॉर्म में एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से जो फॉर्मूला आता है वो देखा, ठीक है। और ये जो रजिस्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके बारे में देखा। फिर कंडक्टिविटी के बारे में देखा, और फिर हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में देखा कि टेम्परेचर इफेक्ट क्या है। तो अगले लेक्चर में
मैं स्टार्ट करूंगा सेम ओम्स लॉ को फील्ड थ्योरी से समझाने की कोशिश करूंगा कि फील्ड इंटरप्रिटेशन से, फील्ड से आपका ओम्स लॉ कैसा होता है वो बताऊंगा। साथ में ओम्स लॉ के लिमिटेशन, जो लीनियरिटी शब्द है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा कि उसको किस तरीके से अलग अलग सर्क्यूट में यूज करते हैं हम लोग। तो अगला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां हम लोग लिमिटेशन देखेंगे ओम्स लॉ की, और साथ में फील्ड इंटरप्रिटेशन से ओम्स लॉ कैसे डिफाइन होता है वो देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।